मूवी की शुरुआत होती है और हमें खूबसूरत जंगल के बीच बने एक प्यारे से घर को दिखाया जाता है, जहां एला अपनी मॉम और डैड के साथ रहा करती थी। एला के मॉम और डैड एला से बहुत प्यार करते थे। एला किसी राजकुमारी से कम नहीं थी। वैसे ना वो राजकुमारी थी, ना कोई ताज था और ना कोई महल, पर वो अपने छोटे से राज्य की रानी थी, जिसकी सीमाएं थी उसका घर, खूबसूरत मैदान जो जंगल के किनारे थे। एला के डैड एक व्यापारी थे जो विदेशों में व्यापार करके अपनी राजकुमारी के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाया करते थे। पर ये सब ज्यादा दिनों तक नहीं चलता, क्योंकि एला की मॉम को एक गंभीर बीमारी हो जाती है। मरने से पहले वो एला को अपने पास बुलाती है और उससे प्रॉमिस लेती है कि वो हमेशा दयालु और बहादुर बनकर अपनी जिंदगी जिएगी। एला की मॉम के मरने के बाद वक्त गुजरा और दर्द यादों में बदल गया। एला अब बड़ी हो चुकी थी। एला के डैड ने वक्त के साथ खुद को संभाल तो लिया था, पर उन्हें और अच्छे दिनों की उम्मीद थी, इसलिए उन्होंने एक विधवा औरत ट्रीमेन से शादी कर ली। ट्रीमेन की 2 बेटियां भी थी, एनास्टेसिया और ड्रिजेला। एला के डैड इन सब को घर ले आते हैं। एला को ये सब अच्छा तो नहीं लगता, मगर वो अपने डैड की खुशी के लिए उन्हें एक्सेप्ट कर लेती है। ट्रीमेन घर आते ही एक पार्टी रखती है। एला को पार्टी में कुछ अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो अपने दोस्तों के पास चली जाती है। दोस्तों से मिलने के बाद वो अपने डैड के पास जाती है। एला के डैड एला से कहते हैं, मुझे कल एक बिजनेस ट्रिप के लिए निकलना है, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। और वो एला से पूछते हैं, मैं तुम्हारे लिए क्या ले आऊं? तुम्हारी दोनों बहनों ने तो बहुत सारे सामानों की डिमांड की है, तुम्हें क्या चाहिए? एला कहती है, मैं चाहती हूँ कि आप जल्दी घर वापस आ जाएं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उसी समय ट्रीमेन वहाँ आ जाती है और बाप बेटी के बीच के प्यार को देखकर उसे जलन होने लगती है। वो सोचती है ये प्यार तो उसे और उसकी बेटियों को मिलना चाहिए। अब अगले दिन एला के डैड बिजनेस ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। एला के डैड के जाते ही ट्रीमेन अपना रंग दिखाना शुरू कर देती है। वो एला से उसका कमरा लेकर अपनी बेटियों को दे देती है और उसे स्टोर रूम में रहने के लिए भेज देती है। एला बिना कुछ कहे स्टोर रूम में रहने के लिए चली जाती है, मगर उसे वहाँ अच्छा ही लगता है, क्योंकि वहाँ उसे बार बार अपनी सौतेली माँ और बहनों को फेस नहीं करना पड़ेगा। मगर यहाँ एला बिल्कुल गलत थी, क्योंकि ट्रीमेन और उसकी बेटियों ने एला को परेशान करना शुरू कर दिया। वो मीठा बोल बोलकर एला से घर का सारा काम करवाने लगी। एला फिर भी उन्हें कुछ नहीं कहती, मगर एला की जिंदगी में इससे भी बुरा कुछ होने वाला था। कुछ दिनों बाद अचानक एला के डैड के एक फ्रेंड एला के घर पर दस्तक देते हैं और एला से कहते हैं कि तुम्हारे डैड की तबीयत रास्ते में अचानक खराब हो गई थी, हम उन्हें बचा नहीं पाए। अपने आखिरी वक्त में वो सिर्फ तुम्हारा ही नाम ले रहे थे। ये खबर सुनते ही एला के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ चुकी थी। उसे दुख ये था कि अब वो किसके सहारे अपनी जिंदगी जिएगी, और डर ये कि उसकी सौतेली माँ और बहनें उसके साथ कैसा व्यवहार करेगी। होता भी वही है जिसका एला को डर था। अगले दिन से ही ट्रीमेन घर के सारे नौकरों को निकाल देती है और घर के कामों की सारी जिम्मेदारी एला पर डाल देती है। कपड़े धोना, खाना बनाना, घर की सफाई, यानी घर का सारा काम ट्रीमेन अब एला से ही करवाने लगती है। और खाने के नाम पर ट्रीमेन एला को बचा हुआ खाना देती है, जिसे एला अपने दोस्तों यानी चूहों के साथ बांटकर खाती है। कुछ दिनों बाद ठंड का मौसम आ जाता है। एला को स्टोर रूम में काफी ठंड लगती है, इसलिए अब वो अक्सर चिमनी के करीब सोकर रात गुजारती है। एक सुबह एला जब अपनी सौतेली माँ और बहनों के लिए नाश्ता बना रही थी, तो उसके फेस पर चिमनी की राख लगी हुई थी, जिसे देखकर उसकी बहनें उसका मजाक उड़ाने लगती है और उसके फेस पर लगे हुए राख यानी सिंडर से जोड़कर उसका नाम सिंड्रेला रख देती है। एला अपनी सौतेली माँ और बहनों के व्यवहार से अब काफी तंग आ चुकी थी, इसलिए गुस्से में वो अपने घोड़े पर बैठकर जंगल की ओर निकल पड़ती है। जंगल के अंदर जाते ही अचानक एला के सामने एक बड़ा सा हिरन आ जाता है। दरअसल उस हिरन का शिकार उस राज्य का राजकुमार अपने सैनिकों के साथ कर रहा था। ये देखकर एला उस हिरन को वहाँ से दूर भाग जाने के लिए कहती है। तभी एला का घोड़ा भी कंट्रोल से बाहर हो जाता है और उसे लेकर जंगल के अंदर भागने लगता है। राजकुमार ये देख लेता है, इसलिए वो एला को बचाने के लिए उसके पीछे भागता है। अब एला से बात करने के दौरान राजकुमार एला को नहीं बताता है कि वो एक राजकुमार है। वो कहता है वो राजमहल में एक मामूली सा नौकर है
और राजकुमार के लिए शिकार करने आया है। राजकुमार को एला पसंद आ जाती है। एला उससे कहती है कि वो उस हिरन को ना मारे। राजकुमार एला की बात मान लेता है और कहता है उम्मीद है हम दोबारा जरूर मिलेंगे। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब महल जाने पर राजकुमार को पता चलता है कि उसके पिता यानी कि राजा बीमार हैं और वो समय रहते राजकुमार की शादी करवाना चाहते हैं। इसलिए वो एक चित्रकार से राजकुमार की खूबसूरत तस्वीर बनाने के लिए कहते हैं। राजा राजकुमार से कहते हैं कि हम एक बहुत बड़े जश्न का आयोजन करने जा रहे हैं जिसमें विदेशी राजघरानों की राजकुमारियां आएंगी और उसी में से किसी एक को तुम्हें अपना जीवन साथी चुनना होगा। पर राजकुमार का दिल तो एला पर आ चुका था, इसलिए वो राजा से कहता है कि हमें जश्न में आम लोगों को भी बुलाना चाहिए, इससे हम उनका दिल जीत लेंगे। फिर राजा राजकुमार की बात मान लेता है। अब राजा की ओर से पूरे गांव में ये घोषणा की जाती है कि गांव की सारी कुंवारी लड़कियां राजघराने के होने वाले जश्न में शामिल हो सकती हैं। इस घोषणा को सुनने के बाद गांव की सारी लड़कियां काफी खुश हो जाती हैं कि राजकुमार गांव की किसी आम लड़की को भी राजकुमारी चुन सकता है। एला भी ये घोषणा सुन लेती है और जाकर अपनी सौतेली माँ ट्रीमेन को ये खबर देती है। ये खबर सुनते ही ट्रीमेन पागल सी हो जाती है। वो अपनी बेटियों से कहती है तुम दोनों में से किसी एक को राजकुमार का दिल जीतना होगा ताकि हमारी बची हुई जिंदगी ऐसो आराम से गुजरे। एला भी इस जश्न में शामिल होना चाहती थी क्योंकि वो उस लड़की से दोबारा मिलना चाहती थी जिससे वो जंगल में मिली थी। पर ट्रीमेन एला से कहती है तुम दर्जी के पास जाओ, अपनी दोनों बहनों और मेरे लिए खूबसूरत ड्रेस बनाने का ऑर्डर दो। उधर हमें महल में राजकुमार को दिखाया जाता है जो अपने कैप्टन से एला के बारे में बात कर रहा था। वो अपने कैप्टन से कहता है मुझे उसका नाम भी नहीं मालूम, पता नहीं वो इस जश्न में शामिल होगी भी या नहीं। कैप्टन कहता है शायद वो आ जाए और अगर जंगल वाली वो लड़की उतनी ही बेहतरीन है जितना आप कहते हैं तो हो सकता है महाराज आपकी शादी उससे कराने के लिए तैयार हो जाए। अब जश्न वाली रात ट्रीमेन अपनी दोनों बेटियों के साथ तैयार हो जाती है। एला के पास कोई ड्रेस नहीं थी, इसलिए वो अपनी मॉम की पुरानी ड्रेस को खुद से सिलकर ठीक करती है और जब वो उस ड्रेस को पहनकर बाहर निकलती है तो उसकी सौतेली माँ और बहनें उसका खूब मजाक उड़ाती है और उसका वो ड्रेस फाड़ देती है। ट्रीमेन कहती है मेरी बेटियों के साथ जब तुम्हारी जैसी फटीचर नौकरानी को कोई देखेगा तो इन दोनों को कोई पूछेगा ही नहीं। ये कहकर ट्रीमेन अपनी दोनों बेटियों के साथ राजमहल के लिए निकल जाती है और इधर एला अपने गार्डन में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आती है और एला से कहती है कि मुझे भूख लगी है, क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा। एला उसे दूध पीने के लिए देती है। एला को थोड़ा अजीब लगता है कि ये बूढ़ी औरत अचानक कहाँ से आ गई। तभी वो बूढ़ी औरत एला से कहती है पहचाना मुझे, मैं तुम्हारी फेरी गॉड मदर हूँ। ये सुनते ही एला हंसने लगती है। वो कहती है फेरी गॉड मदर सिर्फ कहानियों में हुआ करती है। इस पर फेरी गॉड मदर कहती है तुम्हारी मॉम तो मुझ पर विश्वास करती थी। ये कहकर वो अपना रूप बदलती है। अब अपने सामने सच में फेरी गॉड मदर को देखकर एला के होश उड़ जाते हैं। फेरी गॉड मदर एला से कहती है मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। अब वो फेरी जल्दी से एक पंपकिन पर जादू करके उसे एक खूबसूरत बग्घी में बदल देती है और एला के दोस्त यानी कि चूहों को घोड़े में बदल देती है बग्घी खींचने के लिए। फिर वो एक छिपकली को बदलकर दरबान बना देती है और डक को बदलकर बग्घी खींचने वाला। इसके बाद बारी आती है एला को तैयार करने की। वो फेरी एला को एक खूबसूरत गाउन देती है। एला के पास अच्छे जूते भी नहीं थे, इसलिए वो फेरी एला को ग्लास के जूते बनाकर देती है जो काफी खूबसूरत थे। अब जाने से पहले फेरी गॉड मदर एला से कहती है कि ये जादू ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, मतलब कि रात के 12 बजने के बाद ये जादू खुद ब खुद खत्म हो जाएगा और फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। एला कहती है इतना वक्त काफी है मेरे लिए, मगर एला कहती है अगर मेरी सौतेली माँ और बहनों ने मुझे पहचान लिया तो। इस पर वो फेरी कहती है फिक्र मत करो, मैंने तुम पर ऐसा जादू किया है कि वो तुम्हें बिल्कुल पहचान नहीं पाएंगी। अब एला पहुंच जाती है महल तक, पर महल के अंदर जाने में उसे घबराहट होने लगती है। वो छिपकली जो दरबान बना हुआ था वो पूछता है घबराहट किस बात की। एला कहती है मैं एक आम लड़की हूँ, कोई राजकुमारी नहीं। इस पर वो छिपकली कहता है मैं भी एक छिपकली हूँ, ना कि कोई दरबान, इसलिए जब तक जादू है तब तक मजे करो। उधर महल में हमें राजकुमार को दिखाया जाता है जिसे अब एक राजकुमारी को पसंद करके उसके साथ डांस करना था, पर राजकुमार तो हर तरफ एला को ही ढूंढ रहा था। तभी राजकुमार की नजर एला पर पड़ती है जो महल के अंदर आ चुकी थी। एला इतनी खूबसूरत लग रही थी कि राजकुमार की नजर एला पर से हटती ही नहीं है। जश्न में शामिल सभी लोग भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर इतनी सुंदर राजकुमारी किस राज्य की है। अब राजकुमार आगे बढ़कर एला से डांस करने का परमिशन मांगता है। एला परमिशन दे देती है। एला को थोड़ा अजीब सा लगता है
इसलिए वो राजकुमार से कहती है सबकी नज़र तुम पर है। इस पर राजकुमार कहता है नहीं, सबकी नज़र हम पर है। अब एला को ये समझते हुए देर नहीं लगती कि वो लड़का जिसके साथ वो डांस कर रही है वो कोई नौकर नहीं है बल्कि वही राजकुमार है। अब एला यानी कि सिंड्रेला और राजकुमार बहुत अच्छा डांस करते हैं जिसे सब देखते रह जाते हैं। इसके बाद राजकुमार चुपके से सिंड्रेला को महल के अंदर ले जाता है। एला राजकुमार से कहती है तुम किसी के नौकर नहीं हो। इस पर राजकुमार कहता है नहीं, मैं राजशाही नौकर ही हूँ क्योंकि मैं अभी भी राजा से सीख रहा हूँ, पर सच छुपाने के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। अब राजकुमार एला को एक खूबसूरत गार्डन लेकर जाता है जहाँ आज से पहले वो किसी को लेकर नहीं गया था। वहाँ पर राजकुमार एला को झूला झुलाने लगता है। इसी दौरान एला का सैंडल खुलकर नीचे गिर जाता है। राजकुमार जब वो सैंडल एला को पहनाने लगता है तो उस कांच के बने सैंडल को देखकर राजकुमार हैरान रह जाता है क्योंकि उसने आज से पहले कांच के सैंडल नहीं देखे थे। सैंडल पहनाने के बाद राजकुमार एला से उसका नाम पूछता है क्योंकि एला ने अब तक राजकुमार को अपना नाम नहीं बताया था। पर इससे पहले कि वो राजकुमार को अपना नाम बताती तभी बेल्स बजने लगते हैं, मतलब कि 12 बजने वाले थे। बेल्स की आवाज सुनते ही एला वहाँ से भागने लगती है। राजकुमार को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर अचानक इसे हो क्या गया। जाने से पहले एला राजकुमार से कहती है तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे साथ बिताए गए इस पल को मैं कभी नहीं भूलूंगी। अब जब सिंड्रेला राजमहल के अंदर से होते हुए निकल रही होती है तो वो राजा से टकरा जाती है। माफी मांगते हुए वो राजा से कहती है आपकी बेटे जैसा इंसान आज तक मैंने कभी नहीं देखा। वो नेक दिल और काफी बहादुर है और वो आपसे बहुत प्यार भी करता है। ये कहकर सिंड्रेला जल्दी से महल से बाहर निकल जाती है क्योंकि उसके पास वक्त बहुत कम था। वो किसी भी वक्त अपने असली रूप में आ सकती थी। सीढ़ियों से नीचे उतरने के दौरान उसका कांच का एक सैंडल खुल जाता है। एला चाहकर भी सैंडल को वापस उठा नहीं पाती और जल्दी से बग्गी में बैठकर वहाँ से निकल जाती है। राजकुमार जो एला के पीछे भागता हुआ महल के बाहर आ चुका था उसे वो सैंडल मिल जाता है। एला को वो कहीं खो ना दे, इसलिए राजकुमार जल्दी से अपने सैनिकों को एला को ढूंढने के लिए भेजता है। सारे सैनिक एला के बग्गी के पीछे ही थे, मगर इससे पहले कि वो एला को पकड़ पाते छिपकली चालाकी से अपनी पूंछ की मदद से महल के मेन दरवाजे को बंद कर देता है, जिससे सारे सैनिक वहीं रुक जाते हैं। और वहीं एला अपने साथियों के साथ कुछ दूर आगे बढ़ते ही अपने असली रूप में आ जाती है। एला का एक सैंडल उसी के पास था जिसे लेकर वो अपने घर आ जाती है। कुछ देर बाद ही उसकी सौतेली माँ और बहनें भी घर वापस आ जाती है। ट्रीमेन की दोनों बेटियां जश्न की ही बात कर रही थी। वो एला से कहती है कि आज जश्न में एक मिस्ट्री प्रिंसेस आई थी। राजकुमार सिर्फ उसी के साथ डांस कर रहा था। ये सब सुनकर एला को काफी अच्छा लगता है, मगर ट्रीमेन की नजर एला पर ही थी, इसलिए वो एला के बदले हुए हाव भाव को नोटिस कर लेती है और यहाँ उसे एला पर शक हो जाता है। उधर हमें राजमहल में राजा को दिखाया जाता है जिसकी तबीयत अब काफी खराब हो चुकी थी, इसलिए वो राजकुमार को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम किसी फायदे के लिए कभी शादी मत करना, प्यार के लिए करना। खोजो उस लड़की को, ढूंढो उसे जो सबकी जुबान पर है, वो भुलक्कर लड़की जो अपना सैंडल भूल गई है। अब पूरे नगर में घोषणा करवाई जाती है कि वो लड़की जिसके पास कांच का दूसरा सैंडल है, राजकुमार उसी से शादी करना चाहते हैं अगर उसकी भी रजामंदी हो तो। एला भी ये घोषणा सुन लेती है और वो काफी खुश हो जाती है। अब वो भागकर घर जाती है और अपना दूसरा सैंडल ढूंढने लगती है, पर उसे वो सैंडल नहीं मिलता। दरअसल वो दूसरा सैंडल ट्रीमेन के हाथ लग जाता है। वो वहीं बैठी हुई थी। वो एला से कहती है तुम एक नौकरानी हो, रानी बनने के सपने देखना छोड़ दो, राजघराने में तो मेरी दोनों बेटियां ही जाएंगी। ये कहकर वो एला का वो सैंडल तोड़ देती है और उसका एक टुकड़ा लेकर राजा के राज्य मंत्री के पास जाती है और उससे कहती है कि ये सैंडल मुझे मेरे घर में काम करने वाली नौकरानी के पास से मिला है, फिक्र मत कीजिए, मैं उसे कभी सामने आने नहीं दूंगी। इस पर राज्य मंत्री कहता है आपने हमारी रियासत को सर्वसार होने से बचा लिया। ट्रीमेन कहती है पर इसकी कीमत है, मुझे राजघराने में एक अच्छा पद चाहिए और मेरी दोनों बेटियों की शादी रईस और इज्जतदार लोगों से हो। राज्य मंत्री मान जाता है। राज्य मंत्री अब उस टूटी हुई हील को लेकर राजकुमार के पास जाता है और उससे कहता है कि वो लड़की आपसे छुप रही है, हो सकता है वो कोई जासूस हो। पर राजकुमार उस मंत्री के बात पर विश्वास नहीं करता। वो मान ही नहीं सकता था कि एला ऐसी लड़की हो सकती है, इसलिए वो राज्य मंत्री से कहता है कि हम उस लड़की को ढूंढने के लिए एक चांस और लेंगे। अब हम उस सैंडल की मदद से राज्य के सभी लड़कियों को चेक करेंगे और अगर वो लड़की नहीं मिलती है तो मैं राजा के बताए गए राजकुमारी से शादी कर लूंगा। अब राज्य मंत्री उस सैंडल को लेकर साम्राज्य में हर लड़की के पास जाते हैं, पर किसी भी लड़की के पैर में वो सैंडल फिट नहीं होता। अब साम्राज्य का सिर्फ एक घर बचता है और
और वो घर होता है एला का। राज्य मंत्री को देखकर ट्रीमेन की दोनों बेटियां बाहर आ जाती हैं, पर एला को कुछ भी पता नहीं चलता कि राज्य मंत्री उसके घर आए हैं उस सैंडल वाली लड़की को ढूंढने। अब ट्रीमेन की दोनों बेटियों को वो सैंडल पहनाया जाता है, मगर दोनों में से किसी को भी वो सैंडल फिट नहीं आता। इसके बाद राज्य मंत्री अपने सैनिकों को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी उन सभी को एला की गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। राजकुमार का कैप्टन कहता है जरूर यहाँ एक और लड़की है, पर राज्य मंत्री कहता है ये तुम्हारा भ्रम है। राज्य मंत्री इस बात से इसलिए इनकार कर रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि एक मामूली सी लड़की राज्य घराने की महारानी बने, इसलिए वो सबको वहाँ से चलने के लिए कहता है। ट्रीमेन भी इस बात से इनकार करती है कि यहाँ कोई लड़की है। तभी राजकुमार सैनिकों के बीच से निकलता है। दरअसल राजकुमार उनके साथ ही चल रहा था और उसकी नजर हर एक लड़की पर थी। अब राजकुमार अपने कैप्टन से कहता है तुम जाओ और उस लड़की को बाहर लेकर आओ। कैप्टन ट्रीमेन के साथ साथ जाता है और एला से कहता है कि राजकुमार ने आपको बुलाया है। हालांकि ट्रीमेन अभी भी नहीं चाहती थी कि एला राजकुमार के सामने जाए, इसलिए वो एला को बाहर जाने से रोकती भी है। पर इस बार एला ट्रीमेन की एक भी नहीं सुनती क्योंकि वो राजकुमार से प्यार करने लगी थी। अब एला राजकुमार के सामने पहुंच जाती है। राजकुमार एला से पूछता है तुम मुझसे क्यों छुप रही हो। एला कहती है ना तो मैं कोई राजकुमारी हूँ, ना कोई महल है, ना माँ बाप और ना तो दौलत। मैं ये भी नहीं जानती हूँ कि ये खूबसूरत जूता मुझे आएगा या नहीं, और अगर ये आ गया तो मैं जैसी भी हूँ वैसे ही आप मुझे अपनाएंगे। राजकुमार कहता है हाँ मैं अपनाऊंगा। अब राजकुमार एला को वो सैंडल पहनाता है जो उसे आ जाता है। राजकुमार एला से कहता है क्या अब हम चलें? एला जाने से पहले अपनी सौतेली माँ और दोनों बहनों को उनकी हर एक गलतियों के लिए माफ कर देती है। मूवी के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि एला यानी कि सिंड्रेला की शादी राजकुमार से हो जाती है और दोनों मिलकर अपनी इस नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। इसी के साथ इस मूवी का द एंड होता है।